हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक रखने वाले हैं वो अपना साइंस का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर रेजिस्टिविटी के ऊपर रखने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है रेजिस्टेंस से। एक चीज ध्यान रखना, जो ये मैं सीरीज बना रहा हूँ उसके अंदर मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि अपना बिल्कुल एंड टाइम आ गया, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको पता है। बाद में मैं पूरे चैप्टर की भी वीडियोज लेके आऊंगा, पर अभी शॉर्ट एंड क्रिस्प अपन केवल उसी की रखेंगे जो एक पर्टिकुलर डाउट जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ये टॉपिक है रेजिस्टिविटी वाला, इसको आज अपन देखेंगे। तो देखो, रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक को समझने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है एरिया और लेंथ के साथ। तो देखो, अगर हम एक चीज देखें कि जिस तरीके से ये सर्किट के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये अपन ने नॉर्मल डायग्राम कई जगह पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जो यहाँ पे ये जो सेंटर के अंदर ये डिवाइस लगा हुआ है, इसी को रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इसकी जगह पे कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई हीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से सारे के सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो जैसे बल्ब है या कुछ भी है, ये करंट को रोक रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है, ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं जिस वायर के थ्रू मूव कर रहे हैं, ये जो पूरा वायर है इसके ऊपर है सारी कहानी अपनी आज की। ये जो वायर मूव करना है, ये पूरा का पूरा ये जो वायर मूव कर रहा है इसके ऊपर कहानी। तो ये जो वायर मूव कर रहा है, अगर ये वायर पतला हो, अगर ये वायर का एरिया बड़ा हो या फिर वायर मोटा हो, तो किस तरीके से ये जो रजिस्टर है इसके अंदर करंट का डिफरेंस आता है, ये हमारा टॉपिक है सबसे पहला। तो देखो समझो, अब अगर अपन देखते हैं, अब जैसे ये तीन टाइप के वायर बने हुए हैं यहाँ पे, ये वायर तीन कौन कौन से हैं। पहला वाला जो वायर है वो है नॉर्मल वायर, ये है नॉर्मल वायर। और ये है, अगर मैंने वायर को मोटा कर दिया, तो एक चीज देखो, जब नॉर्मल और ये मूव कर रहे हैं, ये क्या है, चार्जेस। ये सारे क्या है, चार्जेस, या तुम समझ लो करंट मूव कर रहा है। ठीक है, करंट मूव कर रहा है इन तीनों के अंदर। तो ये जो पहले वाले के अंदर नॉर्मल है, इसमें समझ लो कि ये दो लेयर में मूव कर रहे थे चार्जेस। जैसे ही हमने एरिया बढ़ाया, ऐसे समझो नॉर्मल कमरे के जैसे मामला समझ लो। जैसे मान लो कोई रूम है, उसके अंदर अगर मैंने रूम का गेट खोला और उनको, कई लोग उसके अंदर है, उनको यूं बोला कि अब आप पूरे खुले में कहीं भी जा सकते हो, तो वो आराम से नहीं जाएंगे क्या, सारे के सारे लोग खुले के अंदर, गार्डन के अंदर है, किसी भी चीज के अंदर। वैसे चार्जेस का मामला है। जब हम चार्जेस को नॉर्मली मूव करा रहे हैं और उनको अचानक से बोल दिया कि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया, अब आप आराम से जा सकते हो, तो बहुत ज्यादा मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने वायर का, ये जो वायर है इसकी जो मोटाई है ये बढ़ा दी, तो चार्जेस आराम से मूव कर पाएंगे। तो अगर चार्जेस आराम से मूव कर पाएंगे, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि करंट बढ़ेगा अगर एरिया बढ़ा दूंगा। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, करंट का अपोजिट कौन होता है, रेजिस्टेंस, रोकने का मतलब। तो अगर चार्जेस आराम से मूव कर पा रहे हैं तो रुकेंगे ही नहीं चार्जेस, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्या, अगर एरिया बढ़ेगा तो। ये बात समझ में आ रही है। इसी के नीचे वाले केस में आते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, वायर की लेंथ बढ़ा दी, समझ में आया। तो अगर मैंने लेंथ बढ़ा दी तो देखो क्या होगा, जो ये पहले नॉर्मल वायर में डबल लेयर में मूव कर रहे थे, अब किस में करेंगे, सिंगल लेयर में मूव करेगा करंट। तो सिंगल लेयर में मूव करेगा, तो वैसे अपन नॉर्मल एग्जांपल समझे, जैसे लोग जा रहे हैं, उनको अगर हमने, पहले तो वो खुले रूम में जा रहे थे, अब हमने क्या करा, उनको अगर एक सिंगल लाइन में बोल दिया, नहीं अब एक लाइन बना के चलो, तो वो देर से पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मेरी लेंथ, ये क्या है, पूरी लेंथ अगर मैंने इंक्रीज कर दी, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, करंट कम हो जाएगा। अगर एल बढ़ा दिया तो, समझ में आ गई बात। इसी के अपोजिट क्या होता है, करंट के अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस हाँ रुक रुक के जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मैं बोल दूं क्या, कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं, रेजिस्टेंस और इस वाले केस को अगर अपन समझे पेन पेपर पे, तो देखो क्या होगा। इस वाले केस के अंदर मैं एक चीज बोल सकता हूँ, एक चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शायद तुमको पता होगा पहले से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई चीज बढ़े तो उसी के कंपैरिजन में दूसरी चीज भी बढ़े। जैसे अभी हमने एक चीज पढ़ी क्या, कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है
या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। ठीक है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब करंट कम उससे कम कैपेसिटी से मूव हो पाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट को समझ लो कि देखो ऐसे समझ सकते हो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट को, कि ऐसे समझो कि मान लो तुम पढ़ाई करते हो तो अच्छे नंबर आएंगे, तो पढ़ना, योर स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड मार्क्स। स्मार्ट स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड मार्क्स। पढ़ते ही नहीं हो, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, दैट दैट थिंग, अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। समझ में आ गया? अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। अगर टाइम वेस्ट ज्यादा करते हो तो रिजल्ट कम आएगा, वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? अब देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। इसी के कंपैरिजन में एक चीज बोल सकता हूँ कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि चार्जेस आराम से मूव हो पाएंगे। इन दोनों को अगर मिला दूं तो क्या रिलेशन बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो अब इसको, इन दोनों रिलेशन को जब मिला के ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो एक नया टर्म निकल के आता है, रो। हमको यही पढ़ना है। ये जो रो होता है ना, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसी को क्या बोलते हैं, रो, RHO। अब अगर इसकी यूनिट निकाले तो देखो कैसे आएगी। वैसे इसकी यूनिट समझ लो, इसकी यूनिट होती है, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। अभी मैं इसका भी बताऊंगा कि ये होता क्या है एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ से यूनिट निकालना चाहूँ तो देखो यूनिट निकालना भी सीख लो आज। मेरे को रो की यूनिट निकालनी है तो बाकी सारी टर्म्स को मैं उधर ले जाऊंगा। तो अगर मैं ए को उधर ले जाऊंगा तो वो R A, और L को नीचे ले जाऊं तो L हो जाएगा। तो ये रो बन गया क्या। तो अगर मैं रो का फॉर्मूला लिखूं तो ऐसे बनेगा क्या, रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। समझ में आ रही बात? अब इनकी यूनिट्स लिखो, देखो इसकी यूनिट कैसे निकल के आती है। R की यूनिट होती है ओम, ये अपन पहले से पढ़ते हुए हैं। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है केवल मीटर। तो अगर मैं इन सबकी यूनिट को एक साथ लिख लूं, जब भी यूनिट निकालनी है तो सबकी यूनिट लिख लो। अगर मैं इन सबकी यूनिट लिखूं तो ऐसे बन जाएगी क्या, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो इस मीटर से ये 1 मीटर कट जाएगा, तो यूनिट क्या ही होगी, ओम मीटर। तो कहीं पे भी अगर ओम मीटर लिखा हुआ देखे तो वो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अब देखो हमको जो मेन चीज समझनी है ना, वो ये समझनी है कि भाई ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने यहाँ से ये रेजिस्टिविटी निकाली, स्टार्टिंग करी थी रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। तो देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझो कि जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कोई भी बल्ब लगा दिया या फिर हमने कोई भी हीटर लगा दिया तो वो एक रेजिस्टर का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। देखो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, रेजिस्टिविटी है उस पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं अपन। रेजिस्टेंस का मतलब तो क्या, अप्लायंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस का मतलब जैसे हीटर लगा रहे हैं, अब हीटर के अंदर तुम देखते हो 2 रॉड होती है ना, तो कई बार अपन 1 रॉड यूज करते हैं, कई बार 2 रॉड यूज करते हैं। अगर मैंने 2 रॉड यूज कर ली तो मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया क्या, उस अप्लायंस का। समझ में आ रही है बात? पर वो जो वायर आ रहा है ना कॉपर का, क्या उसके अंदर से मैं करंट कम ज्यादा कर दूंगा क्या, नहीं कर सकता ना। वो जो कॉपर के अंदर जितना करंट आता है नेचुरली, कॉपर जब अपने धरती में से निकलता है तो नेचुरली उसके अंदर उतना ही करंट आएगा जितना उसकी प्रॉपर्टी खुद की बनी है। अगर मैं उसी की जगह पे, मान लो कॉपर के वायर की जगह पे अगर मैं रबर का वायर ले लेता, तो रबर के वायर के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता ना, उसकी वो नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो नेचुरल प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलर उस अप्लायंस की बात करूंगा, उसको बोलते हैं वो उसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी हम चेंज नहीं कर सकते किसी की भी, पर रेजिस्टेंस अप्लायंस का चेंज कर सकते। तो रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच वी आर यूजिंग, लाइक
एक कंडक्टर, अब जैसे अगर अपन कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो वो कंडक्टर के रूप में काम में आ रहा है, तो उसके अंदर जितना करंट आता है वो नेचुरल है ना, हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। हाँ, उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्योर प्रॉपर्टी है कि वो करंट पास होने देता है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अब अगर अपन वहीं पे एक टंगस्टन वायर ले लेते हैं, टंगस्टन वायर के अंदर क्या होता है कि वो करंट को बहुत रोक सकता है, जो हम हीटर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, टंगस्टन के वायर के अंदर हम डिफरेंस करंट बहुत ज्यादा रोक सकते हैं, और उसके अंदर नॉर्मल कॉपर वायर के थ्रू करंट आराम से पास हो सकता है। तो ये वाली एक बेसिक प्रॉपर्टी हमको समझनी है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो हमारा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है ना, अब देखो जैसे ये टेबल बना रखी है रेजिस्टिविटी की, इस टेबल को भी समझो एक बार। इस टेबल में देखो ये सबकी रेजिस्टिविटी बता रखी है। अब देखो सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखो, सिल्वर की रेजिस्टिविटी के अंदर देखो पावर है -8। -8 पावर का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा, 1 अपॉन, ऐसे हम लोग 1.60 अपॉन 10 कितनी बार लिखूं, 8 बार, मतलब 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो समझो कि सिल्वर के अंदर रेजिस्टिविटी इतनी कम है कि वो करंट को आराम से पास होने देगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब सिल्वर क्या हो गया, कंडक्टर हो। इसके बाद देखो कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। अब एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स के अंदर कि सिल्वर वायर को क्यों नहीं यूज करते, अगर सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी इतनी कम है कॉपर से। देखो 0.02 वैसे तो फर्क है, पर हम क्यों कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है ना, इस वजह से, नॉर्मल सी बात। तो इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं, कॉपर सस्ता भी आता है और बहुत ज्यादा अबंडेंट भी है हमारे नेचर के अंदर। उसके बाद देखो निकल आता है, सबकी पावर देखो माइनस के अंदर चल रही है यहाँ तक। फिर आते हैं एलॉयज। अब एलॉयज के अंदर भी देखो रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा है, -6 पावर आ रही है। अब उसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से होंगे, जो करंट को रोक के रखते हैं। अब देखो ग्लास, रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, पेपर मतलब वुड का फॉर्म हो गया, ये सबकी पावर देखो प्लस के अंदर है, 10 की पावर 10, 10 की पावर 14। ये समझना, ये ना, ये डैश का मतलब ये नहीं माइनस, ये है 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 14, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी है 1 लाख, 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा रेजिस्टिविटी इसकी। तो करोड़ से भी ज्यादा रेजिस्टिविटी है, मतलब ये करंट को पास ही नहीं होने देगा, उसको रेजिस्ट करके रख लेगा। समझ में आ गई बात? एक यहाँ पे एलॉयज की बात क्या आती है, अब जैसे एलॉय के अंदर निक्रोम वायर भी है, इसके अंदर एलॉय में एक टंगस्टन भी आ जाता है। देखो कंडक्टर्स में टंगस्टन भी आ जाता है, एलॉयज में निक्रोम वायर भी है। ये क्या, एलॉयज जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो ये करंट को रोक के भी रख सकते हैं और आगे पास नहीं होने देंगे, तो हम इसको हमारे रेजिस्टर्स में यूज भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? सो स्टूडेंट्स, अभी हमने रेजिस्टिविटी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। अब इसके आगे हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, फॉर्मूला समझा ना, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, आगे इसके पार्ट्स आएंगे छोटे छोटे और। तो अब कंटिन्यूसली पूरे सारे के सारे पार्ट देखना, मेहनत करना, ऑल दी बेस्ट। अब जो आगे एग्जाम्पल होगा वो है एग्जाम्पल 12.5, पेज नंबर 208, सेकेंड पार्ट में। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।